गुड मॉर्निंग। आज का हम टॉपिक लेंगे गज़नविज़ का। ठीक है, ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगी, वैसे तो पूरा जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, वो उसमें सारा गज़नविज़ और घुरीद की डिटेल्स मैंने दी हैं, बट आई सजेस्ट कि अभी हम सिर्फ गज़नविज़ पे फोकस करेंगे इस एक लेक्चर में। घुरीद का हम नेक्स्ट में कर देंगे, लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि गज़नविज़ का जो टॉपिक है वही हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो अब हमने क्यों पढ़ना है टॉपिक? हमने ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है बिकॉज़ जब भी हम पढ़ते हैं एकदम से मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, तो हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार कि भाई एकदम से एंशिएंट के बाद मिडीवल कैसे पढ़े? सो देयर इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, और उसमें कई बार ये स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि गज़नविद्स और घुरीद्स जो हैं वो अचानक से इंडिया में आए, ये क्या हुआ? लाइक बहुत सी कन्फ्यूजन्स कि गज़नविद्स कौन थे, घुरीद्स कौन थे? तो इस लेक्चर में कि गज़नविद्स इंडिया में सिर्फ प्लंडर करके उसके रिसोर्सेज लेके सेंट्रल एशिया में अपने एम्पायर को बढ़ाने के मकसद से आए थे, और घुरीद्स के पास सेंट्रल एशिया में घुरीद से ज्यादा पावरफुल क्योंकि एम्पायर्स आ चुके थे या ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स थे, इसलिए घुरीद्स को अपना फोकस इंडिया की तरफ लाना पड़ा। इसीलिए घुरीद्स जो हैं उन्होंने इंडिया में उनके स्लेव्स आए, उन्होंने उसके बाद दिल्ली सल्तनत, इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में इनके आने का इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज हम गज़नविद्स पे फोकस करेंगे और क्लियर कट हम ये डिस्कस करेंगे कि गज़नविद्स और घुरीद्स में क्या फर्क है। कई बार इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। और ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये काम आएगा आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और स्कूल हिस्ट्री में भी। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं कि जब आप देखो कि अभी हम बात करेंगे वेस्ट एशिया की, सेंट्रल एशिया की, बहुत छोटे में, ताकि हम समझ सके कि ये गजनविद्स का राइज कैसे हुआ। ठीक है, अब अब्बासिड एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था वेस्ट एशिया में अराउंड 5th सेंचुरी कॉमन एरा या एडी। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में अब्बासिड एम्पायर, अब्बासिड्स कौन थे? अब्बासिड्स अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज थे। ठीक है, तो अब्बासिड्स का एक बड़ा पावरफुल एम्पायर था, और वो 5th सेंचुरी में तक मतलब से बहुत पावरफुल रहा, लेकिन 9th सेंचुरी तक आते आते डिक्लाइन, यानी कि उसका उसका जो एम्पायर है, बहुत बड़ा जो एरिया उनका था, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, एक थोड़ा सा छोटे से एरिया में सिमट कर रह गया। रीजंस, क्या रीजंस थे? यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीजन में मैंने पहला रीजन लिखा है, अटैक्स बाय नोमैडिक टर्क्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सेंट्रल एशिया है, वहां से नोमैडिक टर्क्स, अब जो नोमैडिक टर्क्स थे वो बेसिक, अब ये जो टर्क्स जो टर्म है, इसका मतलब सिंपली ये है कि कुछ खाना बदोश कुछ ग्रुप्स थे। ठीक है, पैस्टोरलिस्ट थे, बेसिकली चरवाहे आप कह लीजिए, खाना बदोश थे, ये ग्रुप्स थे। इनका जो रिलीजन है, जो पॉपुलर रिलीजन उस टाइम के थे, उनमें से कोई भी इनका मतलब ये उस रिलीजन को ये बिलोंग नहीं करते थे, और इस्लाम इन्होंने अरब और पर्शियन लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद ही अपनाया था। अभी ये इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो जब टर्क्स ने अब्बासिड एम्पायर की टेरिटरीज पे अटैक किया, पर्शियन एरिया में जब इनके अटैक्स हुए, जब इस तरीके से टर्क्स कुछ कैप्चर हुए एज स्लेव्स, इन्होंने अपने पास लिए अब्बासिड्स ने, पर्शियंस ने, और जब इस तरीके से इनका कांटेक्ट हुआ, तब इनको इस्लाम के बारे में पता चला और बहुत से टर्क्स इसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दूसरा रीजन था इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, मतलब अब्बासिड एम्पायर बहुत पावरफुल था, लेकिन क्या होता है ना, विद टाइम क्या होता है कि कई बार इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो होती है ना किसी भी एम्पायर में, कि मतलब आपके अपने रूलर या आपके अपने जो लाइक अपने रूलर या अपने नोबल्स हैं, वो ये सोचने कि भाई दूसरे रूलर को कैसे हटा के मैं खुद पावर में आऊं, या मैं किस तरीके से अपनी पावर इंक्रीज करूं, इस तरीके की जब इंटरनली डिस्टरबेंस शुरू होती है किसी भी एम्पायर में, तो वो एक एम्पायर को और भी वीक कर देती है। वैस अब्बासिड्स उस टाइम पे इसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। एक्सटर्नली दे वर अटैक्ड बाय नोमैडिक टर्क्स, और इंटरनल पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस थी जिसकी वजह से उनका एम्पायर जो था वो एक छोटे हिस्से में आके सिकुड़ गया। और इस दौरान क्या होता है, जब कोई बड़ी एम्पायर थोड़ा सा कम हो, बड़े जो होता है ना, एक बड़ी डिनेस्टी जब
हटती है तो नीचे कई डायनेस्टीज और आती हैं, मतलब राइज होती हैं, फेल, आपस में रूलर्स, अलग अलग डायनेस्टीज या अलग अलग परिवार के जो लोग हैं वो आपस में लड़के अपनी जो पावर है वो दिखाना चाहते हैं। तो कुछ डायनेस्टीज आई गई, से हमें जो हमारे काम की है वो एक है सामानिद डिनेस्टी, जो कि इट वाज फाउंडेड बाय एन ईरानियन नोबल। ईरानियन मतलब पर्शियन बंदा था। सामानिड डिनेस्टी जो है वो जानी जाती है, पॉपुलर है हिस्ट्री में, कि इन्होंने पर्शियन कल्चर, पर्शियन एटिकेट्स, लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया था। और ये जो नोमैडिक टर्क्स जो इन एरियाज में अटैक करते थे, फिर वो कैप्चर हुए या मतलब इनके कांटेक्ट में आए, तो काफी सारे जो टर्क्स थे, पर्शियंस और अब्बासिड्स ने अपने पास, क्योंकि टर्क्स के जो मिलिट्री स्किल्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो उस वजह से इनको अपने पास ही टर्किश स्लेव्स, एज अ मतलब एज अ स्लेव अपने पास इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दी थी, जैसे पैलेस गार्ड बना दिया या आर्मी में इनको रख लिया टर्क्स को, क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई बहुत अच्छे से करते थे और मतलब इनको मतलब इनके मिलिट्री स्किल्स बहुत बढ़िया थे। ठीक है। अब ऐसा ही एक टर्किश स्लेव था समनिद डिनेस्टी में। ठीक है। एक टर्किश स्लेव था जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका नाम था अल्पतिगिन। ठीक है। इसके दो स्पेलिंग्स होंगे, एक तो ये जो सामने लिखे हैं और कई जगह ये तिगिन में टी ई भी लगा देते हैं। ठीक है। अब ये क्या था, ये कमांडर था सेमेनिद रूलर्स का खुरसान में। खुरसान, मैंने एक रफ मैप यहाँ बनाया हुआ है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि खुरसान कौन सी जगह है। अब खुरसान के भी दो स्पेलिंग्स है, एक तो जो मैंने इस मैप में लिखे हैं, ठीक है, और एक जो मैंने एरो लगा के साइड में लिखा है KHURSAN। खुरसान क्या था, एक नॉन खुरसान, जो मैं ये बोल रही हूँ कि दैट ये इज खुरसान इस एरिया का वो कमांडर था, तो वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न ईरान और कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के और साउथ मतलब सदर्न पार्ट था सेंट्रल एशिया का, तो इतना बड़ा उस टाइम पे खुरसान जो था वो जगह थी। और ये और ये अल्पतेगिन जो था वो वहां पे कमांडर था। अब हुआ क्या, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए, अल्पतिगिन ने भी एक तरह से कोशिश की किसी के साथ मिलके कि कोई और रूलर आया, कुछ इस तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज हुए, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। बट समहाउ अल्पतिगिन के फेवर में वो बात नहीं हुई, बेसिकली जो वो चाहता था वैसा रूलर सामनिद में नहीं आया, या जो वो चाहता था बेसिकली। ठीक है। तो उसने क्या किया, ही मार्च, उसने गजनी की तरफ वो चला गया 963 में, और वहां उसने अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और वहां पे वो रूल करने लगा। अब गजनी पर्शिया से ये देख लीजिए कितनी दूर है। जो समनिद एम्पायर है वो और भी ऊपर है, मैंने पूरा मैप नहीं ड्रॉ किया है, बट हमें सिर्फ इन दो एरियाज का बेसिकली आइडिया लेना था। और हिंदुस्तान देख लीजिए, अब हिंदुस्तान की तरफ इनका ध्यान नहीं है। ठीक है। हिंदुस्तान की तरफ गजनविट्स का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस के लिए जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे इसकी डेथ के बाद अभी भी ये लेकिन वेसल्स हैं। वेसल्स होता है डिपेंडेंट्स, किसके, सेमेनिड डिनेस्टी के, ये डिपेंडेंट बने हुए हैं। और सेमेनिड डिनेस्टी अभी भी इनके इनसे ज्यादा अभी पावरफुल है। ठीक है। ये सिंपली गजनी गया और वहां पे उसने गजनविट एक तरीके से डिनेस्टी को फाउंड किया, किसने, अल्पतिगिन ने। ठीक है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और इनिशियली तो इसका बेटा ही आया था, बट फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, अल्टीमेटली अल्पतिगिन का स्लेव और उसका सन इन लॉ सुबुक्तगिन, या दो स्पेलिंग मैंने लिखे हैं, दोनों में से कोई भी, तो ये जो था ये गजनी में अल्टीमेटली आता है और वो रूल करता है। ठीक है। और इंडिया पर जो पहला अटैक था वो सुबुक्तेगिन के टाइम पर ही हुआ था। ठीक है। इंडिया वाज फर्स्ट अटैक बाय हिम, उसी के रेन में हुआ था। और इनका अभी भी, जैसे ये वेसल्स, जैसे मैंने कहा वेसल्स मींस एक तरह से डिपेंडेंट हो गए या स्लेव्स हो गए, अभी भी ये सेमेनिड डिनेस्टी के स्लेव्स हैं। तो इन्होंने क्या किया था अभी भी, जैसे सुबुक्तेगिन, उसका बेटा था महमूद, इसी को हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं, हालांकि कॉइन्स पे महमूद गजनी नहीं था कभी भी। ठीक है। हाल हम अपनी सहूलियत के लिए शायद इस लेक्चर में भी महमूद गजनी का ही नाम इस्तेमाल करेंगे, महमूद गजनी ही बोलेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर आप रिसोर्सेज वो उसमें सोर्सेज देखोगे, कॉइन्स देखोगे, तो कॉइन्स पे महमूद गजनी कहीं नहीं था, आमिर महमूद जरूर मेंशन्ड था। ठीक है। तो सबकतगिन का जो बेटा था महमूद, वो इन दोनों ने क्या किया था,
जैसे कोई सेमेनिड एम्पायर में कहीं कुछ ऑर्डर मतलब कुछ मतलब जैसे किसी ने रिबेल कर दिया, ठीक है? तो महमूद और उनके पिता सुबुक्तैगिन ने जाके सेमेनिड्स की हेल्प की थी, मतलब ये अभी भी वैसल्स थे। क्या हुआ कि सेमेनिड रूलर ने उनको क्या किया, महमूद को बना दिया गवर्नर ऑफ खुरसान। ठीक है, अब खुरसान का जो गवर्नर बना दिया, खुरसान आप ये जगह देख रहे हो काफी बड़ी है, काफी वो है लाइक पावरफुल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि काफी पावर भी मिलेगी उसको। तो उसका गवर्नर बना देते हैं। अब क्या होता है, महमूद जब है अपने फादर की डेथ के बाद गजनी का उसको थ्रोन भी मिलता है। दैट इज अराउंड 999 एडी। ठीक है, 999 एडी में वो राजा बन जाता है, कहाँ का, गजनी का। अब समनिद्स जो है उस टाइम पे कोई बहुत पावरफुल जो है डिनेस्टी नहीं रहती। इस टाइम तक उनकी भी पावर डिक्लाइन पे आती है। फायदा उठाते हुए महमूद क्या करता है, खुरसान को भी उसका गवर्नर था ना खुरसान का, तो खुरसान को अपनी गजनी की टेरिटरी बना लेता है, उसको एनेक्स कर लेता है। ठीक है, और गजनविद एम्पायर में उसको ऐड कर देता है। महमूद पहला ऐसा था टर्किश रूलर जिसने टाइटल लिया सुल्तान का। और उसके बहुत से कैंपेन्स हुए थे इंडिया में। इसने बेसिकली क्या किया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है ना, उन मतलब इसका बॉर्डर एरिया है इंडिया का, उसको अपने कंट्रोल में लिया था। बाकी जो इसके आप देख रहे हो ना कि बाकी जो इसने रेड्स की थी या इसके अटैक्स हुए थे इंडिया पे, उनका पर्पस सिर्फ ये था कि कुछ जो इंडिया में रिचेस हैं, इंडिया के जो ट्रेजरी है, वो ये लेके जाता था और अपनी कंट्री में या अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को सेंट्रल एशिया में, मतलब अपने गजनविड एम्पायर की जो टेरिटरी है उसको बढ़ाने में यूज करता था। ठीक है, गजनविड्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में अपनी टेरिटरी बढ़ाने का। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ ही अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करके उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, और क्यों घुरिंस को इंडिया आना पड़ा वो भी हम फैक्टर्स आराम से अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब महमूद ने क्या किया, बहुत सारे कैंपेन्स उसने किए, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। कुछ उसकी जो एक्सपीडिशंस हैं वो मतलब इंडिया में वो जो कुछ हमें याद करनी चाहिए, वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, वो थी हिंदू किंगडम्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब महमूद ऑफ गजनी जो है उसने बहुत सारे बैटल्स फाइट किए। पहला जो नोटेबल है, 1001 सीई में जयपाल वाज द रूलर और उसकी कैपिटल थी वाय हिंद। ठीक है, वाय हिंद पेशावर के पास, ही वाज द रूलर ऑफ शाही डायनेस्टी। ठीक है, एंड मतलब इस अटैक में वो पूरी तरह से हारा। और हारने के बाद कहते हैं कि जयपाल ने अपनी मतलब कुछ सोर्सेस कहते हैं, आई डोंट नो ये ठीक है या कैसे, बट कुछ सोर्सेस कहते हैं कि इसने अपनी जान दे दी थी, इसने अपने आप को जला लिया जिंदा, क्योंकि इसके जो प्रजा थी वो ये मानती थी अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस कि इसने शाही डायनेस्टी का नाम खराब कर दिया, इसकी वजह से हमें ये ह्यूमिलिएशन हुई। ठीक है, सो एनी उसके बाद जयपाल के बाद उसके बेटे आनंद पाल ने उसे सक्सीड किया, वो राजा बनता है और मीनवाइल ये लोग वाय हिंद से अपनी से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ भी क्या होता है, सेकंड बैटल ऑफ वाय हिंद हुआ है, किसके बीच में, महमूद ऑफ गजनी और आनंद पाल के बीच में। ठीक है, और अभी अब आनंद पाल ने अपनी, खैर इन लोगों ने अपनी कैपिटल फर्स्ट वॉर के बाद, फर्स्ट बैटल के बाद चेंज कर लिया। बट अभी जो सेकंड बैटल होता है ना, उसमें भी जैसे आनंद पाल हार जाता है, एंड ही वाज हेल्प्ड बाय मुल्तान रूलर आल्सो, लेकिन उसके बावजूद महमूद गजनी के आगे ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, कश्मीर से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती क्योंकि जो कश्मीर के रूलर थे उनकी आपस में इनके मतलब नहीं बनती थी। तो इस वक्त कश्मीर की तरफ से भी इनको इनको हेल्प नहीं मिली थी, आनंद पाल को हेल्प नहीं मिली। तो ये भी, ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो इंडिया की है वो मैं अलग वीडियो में करूंगी कि क्यों इंडिया के इंडियन स्टेट्स जो है वो इतनी इजीली जो है टर्किश इन्वेडर्स ने इजीली उनको हरा दिया। ठीक है, वो इंडिया की जो थी वीकनेसेस वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि इस वॉर के बाद, ठीक है, आनंद पाल एक पीस ट्रीटी साइन करता है। ठीक है, और इस ट्रीटी के बाद बेसिकली मुल्तान पंजाब जो है वो महमूद गजनी के
कंट्रोल में आते हैं। मुल्तान, पंजाब, ये अफगानिस्तान का एरिया, ये सारा जो है ना, ये गजनविद एम्पायर का पार्ट ये बना लेते हैं। ठीक है? ये वो अपने पास रखेगा। पंजाब प्रोविंस जो है इसका पाकिस्तान का, ठीक है? अच्छा, इस चीज़ और भी थी कि हम ये भी देखें कि भीमगढ़ फोर्ट भी था एक, रियासी फोर्ट जो रियासी मतलब आज के मतलब प्रेजेंट डे जम्मू का जो एक पार्ट है, तो रियासी फोर्ट जो है वो भी इसने अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, फिर लाहौर 115 एडी में एनेक्स हुआ, कन्नौज के ऊपर भी इसने किया, काफी मतलब हमला किया। और इन सबसे जो डेयरिंग था, सबसे जो डेयरिंग हमला था इसका ये था बेसिकली कन्नौज और सोमनाथ टेम्पल वाला। ठीक है, अब क्या होता है कि कश्मीर में भी ये 115 में कोशिश करता है महमूद कि भाई मैं इसे भी अपने मतलब इसके ऊपर भी मैं अटैक करूं, लेकिन कश्मीर वाज प्रोबेबली द ओनली एरिया जहां से महमूद को डिफीट मिलती है। रीजन, अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस उस टाइम की। ठीक है, तो ये एक एरिया उसको छोड़ना पड़ जाता है, बट इंडिया में उसने फिर लाइक पंजाब, मुल्तान, लाहौर उसने लाइक लेकर अगला एम उसका था, ये एरियाज तो अपने कंट्रोल में किए, अगला एम उसने रखा कि अब मैं वेल्थ एक्वायर करता हूँ, बिकॉज ही मतलब ये था कि यहाँ के जो इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वहां पे काफी सारी वेल्थ होती थी। ठीक है, और जिन जो एरियाज जो अफगानिस्तान वगैरह जो इनके एरियाज थे, वो देवर रिच इन मेटल्स, वहां रिच स्पेशली आयरन जो था वो बहुत था, लेकिन जो बाकी रिसोर्सेज थे वो नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, नॉर्थ इंडिया इस टाइम पे यूनाइटेड नहीं है, इस चीज का बहुत फायदा भी हुआ इन लोगों को। 115 में शायद मैंने एक और चीज यहाँ नहीं लिखी है, आप उसको लिख लें। एक राजपूत रूलर थे बुलंदशहर में, ही वॉज डिफीटेड, और उसके बाद जो टेम्पल टाउन्स थे मथुरा और वृंदावन के, उनको भी इसने काफी लूटा, मंदिर तोड़े। और मथुरा के लिए स्पेशली इनके लिए एक इसने जो टेक्निक यूज की थी उसमें, उसमें थी नैप्था और फायर का। नैप्था एक लिक्विड होता है जो मतलब और फायर मतलब उसका एक तरीके से इस्तेमाल करके इसने मतलब इन दोनों शहरों को अच्छे से मतलब जलाया और काफी इसकी वेल्थ अपने कंट्रोल में ली। कहते हैं 20 दिन तक मथुरा के मंदिर जलते रहे थे, 20 दिन तक। और जब इसने ये मंदिर देखे तो इसको ऐसे लग, तो जो एक स्टेटमेंट बुक्स में आती है वो ये आती है कि इसको ऐसे लगता था कि ये जो मंदिर है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता, ये तो किसी जिन का काम है। तो ही वॉज अमेज्ड कि इतनी बड़ी बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इनमें इतनी वेल्थ है। तो उसके बाद क्या होता है, 118 एडी में ही अटैक्स कनौज। कनौज इस वक्त गुर्जर प्रतिहार के अंडर था, और ये कनौज पे भी लाइक अटैक होता है। और कनौज का रूट तो बहुत ही इजी था अटैक करना, बहुत ही इजी था डिफीट करना। रीजन, जैसे ही रूलर को पता चला कि अच्छा सुल्तान आ रहा है, वो तो राजा जस्ट फ्लेड, वो तो भाग गया। जस्ट उसको बस ये पता चला कि भाई सुल्तान आ रहा है, बस उसने वो भाग ही गया। और कहते हैं एक ही दिन में, ठीक है, इतना बड़ा सिटी था ये कन्नौज, इतने बड़े सिटी के एक ही दिन में 7 फोर्ट्स जो थे ना, वो महमूद गजनी ने अपने कंट्रोल में ले लिए, या और जो टेम्पल्स हैं ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय कर दिए। और जो लास्ट मेजर रेड थी, वैसे तो 130 में मतलब छोटे मोटे रेड्स तो 125 के बाद भी चले थे, और सॉरी 1025 एडी के बाद भी चले थे, लेकिन जो लास्ट मेजर रेड थी वो 1025 एडी में सोमनाथ पे हुई थी। सोमनाथ में तकरीबन जो वेल्थ तो जितनी भी काफी सारी ये लेके गए थे, और ये मंदिरों में तो बहुत थे, हुआ करता था। तो कहते हैं 50,000 हिंदूज वर किल्ड। टेम्पल गेट्स जो सोमनाथ के थे वो ये गजनी ले गया, वहां पे एज ए लाइक एक ना जैसे मार्वल की काफी सारा हिस्सा जो था, एक इसके लिए एक स्ट्रक्चरली इतना बढ़िया था, इतना लाइक एक बहुत ही कहते हैं ना कि जो बाहर से आए उसके लिए एक हैरानी की बात थी कि ये कैसे बनाए होंगे बनाने वाले ने। ठीक है, तो पूरा वेल्थ वगैरह जो भी इस पूरी लूटपाट के बाद जो भी इसने अर्न की, उस चीज को अपना जो एम्पायर था ईरान में एक्सपैंड करने के लिए, जो बेसिकली सेंट्रल एशिया में जो एक्सपैंड अपना कर सकता था, उसमें इसने यूज किया। ऑल्सो क्योंकि काफी सारी मूर्तियां, काफी सारे टेम्पल्स तोड़े गए थे, तो महमूद ऑफ गजनी को एक तरीके से एक
चैंपियन माना गया इस्लाम का कि ये लाइक इसने इस्लाम को और कहते हैं और देशों में भी इंट्रोड्यूस करवाया या एक तरीके से फैलाया। और आइडल्स का ब्रेक करना वाज अ सिंबल कि हाँ ये अ, मतलब एक टाइटल इनको मिल गया था कि ये आइडल स्लेयर हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि इतना करने के बाद इनको जो बगदाद में इनके खलीफा थे, खलीफा होते हैं रिलीजियस लीडर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने इनको काफी रिकॉग्निशन दी, काफी इनकी इस तरह की वाहवाही हुई कि इस्लाम को इन्होंने और जगहों पे भी फैलाया, जहां जहां जिन लोगों ने इस्लाम के बारे में सुना भी नहीं था, उनको भी इसके बारे में पता चला। ठीक है, तो इन सारी रेड्स और जो भी इन्होंने यहाँ इंडिया में किया, इसके लिए इन्हें काफी वाहवाही मिली थी। ठीक है, और हालांकि हालांकि ही वॉज नॉट अ वेरी गुड रूलर। कहते हैं कि जो अपने एरिया में गजनी में इन्होंने टैक्स भी बहुत लगाए थे, लोग इस चीज से काफी परेशान थे। दो ही वॉज नॉट अ केपेबल रूलर, बट और कोई मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन भी नहीं इन्होंने क्रिएट किया जो मतलब ऐसा हो कि इनके जाने के बाद मतलब चलता रहे और गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो। तो ऐसा भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट ये है कि हाँ, इसने जो भी लाइक कहीं भी सोमनाथ में अटैक किया या कहीं भी किया, इसने काफी मतलब अच्छी प्रिपरेशंस और मतलब आप कह सकते हो कि काफी इसने मिलिट्री स्किल्स यूज किए। ठीक है, तो ये और डिफीट के नाम पे सिर्फ एक जगह, वो कश्मीर था, और दैट टू बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। अदरवाइज कहते हैं महमूद गजनी के लिए ने शायद इंडिया में कहीं भी हार नहीं देखी है। जहां उसने अटैक किया वो जगह जीत ही ली। ठीक है, अब क्या होता है कि महमूद गजनी की जब डेथ होती है, ठीक है, 1030 में जब डेथ हो जाती है, तो एक और पावरफुल एम्पायर उठ के आता है, सेल्जूक्स का आता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है सेल्जूक एम्पायर जो है वो आता है, उसकी वो मतलब पावरफुल बनता है महमूद की डेथ के बाद। और सेल्जूक्स क्या करते हैं, जो महमूद का बेटा होता है मसूद, उसको डिफीट करते हैं और गजनविद एम्पायर की जो एक्सटेंडेड एरिया होता है, उसको सिर्फ गजनी और पंजाब तक लाके सीमित कर देते हैं। अब गजनविड्स जो हैं छोटी मोटी रेड्स तो कर ही रहे थे राजपूताना में या गंगा वैली में, बट अब वो बहुत वीक हो चुके थे और कोई भी सीरियस मिलिट्री डेंजर जो था इंडिया को गजनविड्स की तरफ से नहीं था। तो यहाँ पे गजनविड्स का डिक्लाइन हो जाता है और सेल्जूक पावर जो है वो राइज हो जाती है। अब इसके बाद का टॉपिक मैं कल लूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी बेसिकली। तो अभी तक के लिए हम इतना ही करेंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। And in case you have any problem, any query, please drop the comment.